हम पहले 16 mm की पिक्चरें देखते थे ना, वो फिल्म फिल्म विभाग की डॉक्यूमेंट्री आती थी, फिर 35 mm की पिक्चर आती है। ये जी जो पिक्चर है ना राहुल की, ये 70 mm की पिक्चर है सर। और इससे कई लोगों को डर लग रहा है सर। जी, नमस्कार सभी साथियों को और दर्शकों श्रोताओं को भी। आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा रखी है, और 70 mm की चर्चा जब हो तो उसके साथ ही कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की भी चर्चा करनी ही चाहिए कि आज से खेलने का मतलब क्या होता है। देखिए, 1946 का दौर था जब जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के शुरुआती दौर में यह कहा था कि हम कई दुर्भाग्यपूर्ण विरासत के साथ नई दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं, यानी कि आजाद भारत में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो वे जो शुरुआती विरासत की जिसकी वो शुरुआती दौर में जिस विरासत की बात कर रहे थे, वो विरासत था कि हमारे यहाँ कोई कल्पनाशीलता नहीं थी कि हम किस प्रकार का देश और समाज और राष्ट्र बनाना चाहते हैं पारंपरिक रूप से। और कुछ लोगों के मन में अलग अलग यह सपना अलग अलग रूप से आकार ले रहा था। एक सपना बाबा साहब के मन में था, एक सपना जवाहरलाल नेहरू जी के मन में था, एक सपना महात्मा गांधी के मन में था, एक सपना भगत सिंह के मन में था। ऐसे बहुत सारे सपने थे जो अलग अलग पल रहे थे। सुभाष चंद्र बोस के मन में एक सपना था, लेकिन वे सपने धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे। तो नेहरू जी संविधान सभा के शुरुआती दौर में इस बात की चर्चा करते हैं और दुनिया में हुई अन्य क्रांतियों के साथ भी उसकी तुलना करते हैं, जैसे अमेरिकन क्रांति या फ्रेंच रिवॉल्यूशन आदि आदि की क्रांतियों की चर्चा करते हैं। लेकिन चर्चा तो ठीक है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ये चर्चा करते हुए थोड़े से भावावेग में भी होते हैं, और उन्हें यकीन होता है कि उसी तरह की महत्वपूर्ण यह माना जाएगा और भारत की आजादी के आंदोलन के निष्कर्ष यानी कि आजादी की प्राप्ति को भी उन्हीं क्रांतियों की तरह महत्वपूर्ण माना जाएगा, माना गया। लेकिन यह दुनिया में देखिए, क्रांति और आंदोलन में एक फर्क तो होता ही है। शायद कहीं से कोई आवाज आ जाती है बीच में, तो क्रांति और आंदोलन में फर्क तो होता ही है। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन एक आंदोलन था, भारत का की आजादी एक आंदोलन का निष्कर्ष था, न कि क्रांति का। तो विरासत की कई ऐसी चीजें उसके साथ चली आती है जिनसे उस समय में लोग पीछा छुड़ाना चाहते थे। उन्हीं में से कुछ ऐसी शक्तियां थी कि जो आधुनिक लोकतंत्र बनने में भारत की यात्रा के लिए जो महत्वपूर्ण यात्रा थी, उसमें कुछ उनकी कठिनाइयां थी, दिक्कत थी। उस समय में यूरोप केंद्रित जो विचारधारा थी, वो मानती थी कि लोकतंत्र एक ऐसी स्थिति में ही संभव है जिस स्थिति में बिल्कुल समरस जीवन हो, जीवन में इतनी विविधताओं और इतनी बहुलताओं के साथ, और भारत कैसे एक लोकतंत्र में ढल सकता है, एक राष्ट्र में ढल सकता है, यह संभव नहीं है। लेकिन यूरो केंद्र के जो वैचारिक भंगिमा के सामने हमारे पुरखों ने इन चुनौतियों को स्वीकार करने का साहस दिखाया, यह बहुत महत्वपूर्ण है। कि लेकिन इस बात को जवाहरलाल नेहरू को खुलकर गाली देने वाले और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मन ही मन कोसने वालों और महात्मा गांधी को तो खैर हत्या ही कर दी उन लोगों ने। महात्मा गांधी के न सिर्फ शारीरिक बल्कि वैचारिक मर्म के भी धूल विरोधी शक्तियों को ये बात समझ में नहीं आएगी। वे हमारे पुरखों के बीच के अंतर्विरोधों के में उलझते रहे हैं, हमको उलझाते रहे हैं, और ये लोकतंत्र विरोधी ताकतें जो भारत की जो तार्किकता है उसको समझने में बिल्कुल फेल रहे हैं। तो स्वदेशी की बात करने वाले व भारत के संविधान में भारतीयता के अभाव को खोजने वाले ये लोग असल में यूरो केंद्रित समझ से चलते रहे हैं कि भारत इतनी विविधताओं के साथ एक राष्ट्र नहीं बन सकता है। तो उस समय में हमारे पुरखों ने इस दायित्व को स्वीकारा और महसूस किया धीरे धीरे कि हमारे ये लोग इसके साथ एडजस्ट हो जाएंगे, काम करना शुरू कर देंगे। जो आज इस तरह की समझ को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके दिमाग में भी ये बात आएगी। हमारे पुरखों ने हृदय परिवर्तन पर बहुत जबरदस्त विश्वास किया और हमारी संस्कृति का सार हृदय परिवर्तन को माना गया कि हृदय परिवर्तन होता है, मनुष्य के विचार बदलते हैं और फिर मनुष्य एक ऊंचाई तक जाता है, अपने देश दुनिया को ले जाता है। लेकिन ये जो एक सूत्री राष्ट्रवाद के लोग जो थे, जो एकात्मक राष्ट्र की चर्चा करते थे, जिन्होंने गांधी की हत्या कर दी, उन्होंने हृदय परिवर्तन की सारी संभावनाओं को कुचल कर रख दिया, उसकी असल में हत्या कर दी। और भारतीय जनता ने यह फैसला कर लिया कि ऐसी शक्तियों को राजनीतिक निष्क्रियता में डाल दिया, और 1975 तक तो ये राजनीतिक सक्रियता की स्थिति में नहीं थे।
लेकिन यह राजनीति है। इंदिरा गांधी ने जब पीवी पर्स हटाया, इंदिरा गांधी ने जब राष्ट्रीयकरण किया, इंदिरा गांधी ने जब बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जिससे पूंजीपति उनसे नाराज हो सकते थे, सामाजिक लोग भी नाराज हो सकते थे, लेकिन कांग्रेस पर वर्चस्वशाली शक्तियों का कब्जा होने के बावजूद इंदिरा गांधी ने यह सब किया और 1971 में बांग्लादेश भी अलग हुआ, विश्व की महाशक्तियों के प्रभाव के दबाव के बावजूद ये किया। तो ये तमाम शक्तियां खामोश तो नहीं बैठ सकती थी। 1972-74 तक आते आते परिस्थितियां इतनी खराब हो गई, इतनी खराब कर दी गई कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लागू करने जैसे लोकतंत्र विरोधी कदम उठाने पड़ गए और वहां से इनकी राजनीतिक निष्क्रियता समाप्त होती है। ये जो भारतीय जनता पार्टी या अखिल भारतीय जनसंघ थे, इनका राजनीतिक पुनर्वास शुरू होता है। हमारे महत्वपूर्ण लोगों ने भी, हमारे आजादी के आंदोलन के पुरखों में से एक जयप्रकाश नारायण ने ही इनको वैधता प्रदान कर दी। ऐसी स्थिति हो गई थी और इमरजेंसी विरोध की राजनीति में ये आए। अब आकर के इन्होंने वो सारा काम शुरू कर दिया जो आजादी के आंदोलन की मूल चेतना, मूल भावना की विपरीत थी। आजादी के आंदोलन की मूल्य चेतना और मूल चेतना जो उसकी कल्पना थी, वो सब के सब आकर के हमारे संविधान में समाहित हुए। यह नहीं कहा जा सकता है कि कांग्रेस के राज में सब कुछ अच्छा था। कांग्रेस के राज में भी 25 तरह की परेशानियां थी। उनके आयाम को लेकर परेशानियां थी, उनकी प्राथमिकताओं को लेकर परेशानियां थी और उनकी बच्चोशीलता, सामाजिक स्तर पर उनके सामाजिक बच्चोशीलता, बच्चों लोगों के कब्जा किए जाने की परेशानी थी। दलित पिछड़े लोगों के साथ जो कांग्रेस जन के दुर्व्यवहार की भी परेशानी थी। लेकिन तमाम परेशानियों के बावजूद कांग्रेस की दिशा गलत नहीं थी, कांग्रेस सही दिशा में बढ़ना चाहती थी और कांग्रेस का कई बार विभाजन होता गया। अभी भी जो राहुल गांधी के नेतृत्व में हम जिस कांग्रेस को देख रहे हैं, यह असल में विभाजित कांग्रेस है और वह स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं है। लेकिन थोड़े से पर्दे को हटाइए तो जो ग्रुप 23 के जो इनके जो नेता लोग बने थे, जो इस्तीफा देकर के चले गए या अलग हो गए या अलग कर गए, वे तमाम लोग जो है सो जो अलग हो गए हैं, तो उनके बाद जो कांग्रेस बचा वो कांग्रेस राहुल गांधी के पास है। राहुल गांधी ने खुद नहीं कहा कि हम आग से खेल रहे हैं, यह प्रियंका गांधी ने कहा था भाई तुम आग से खेल रहे हो। राहुल गांधी ने सिर्फ स्वीकार किया कि हाँ हम आग से खेल रहे हैं। उनके पूरे पुरखे और ऐतिहासिक विरासत आग से खेलने की प्रक्रिया रही है और जो लोग आग लगाते रहे हैं वे समझते हैं कि आग लगाने से खेल खत्म हो जाता। वे ये नहीं जानते हैं कि जिसकी पूजा करते हैं, जिनकी जय बजरंगबली कहते हैं, उनकी पूंछ में जिसने आग लगाई थी, उस आग लगाने का परिणाम क्या हुआ था। तो ये आग से खेलने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी निश्चित रूप से उसे खेलते हैं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये जो न्याय शब्द है उनको उनकी राजनीति के कोर में है। बिना न्याय की चर्चा किए हुए उनकी राजनीति को समझा नहीं जा सकता है। लेकिन यह न्याय जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, इसके मूल में न्याय के साथ साथ जो है सो जो न्यूनतम आय योजना, जो पहली बार उनके दिमाग में जब ये बात डाली गई कि बेसिक जो लोगों को पैसा मिलना चाहिए, बेसिक इनकम होना चाहिए लोगों को, जिसको हिंदी में न्यूनतम आय योजना करके न्याय योजना कही गई। फिर न्याय के जो राहुल गांधी बहुत कल्पनाशील आदमी है, फिर न्याय के उनके विभिन्न क्षितिज और विभिन्न आयाम खुलते चले गए और राजनीति में वे उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। वे उस भारत को लौटाना चाहते हैं जिस भारत को हमने 2014 में खो दिया था, जिसे वो आइडिया ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये वही भारत है जो अपनी तमाम विविधताओं, बहुलताओं के साथ जूझते हुए, उससे उलझते हुए एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करता है जो सहअस्तित्व और अस्मिताओं को एक साथ जीता है और विभिन्न अस्मिताओं को जीता है। हम में से जितने से सारे लोग हैं उनकी अपनी अलग अलग अस्मिताएं तो है ही, लेकिन हम सभी जो भारत के लोकतंत्र को प्यार करते हैं वह असल में अस्मिताओं को जीते हैं, अस्मिता को नहीं। तो राहुल गांधी निश्चित रूप से आग को खेल रहे हैं और आग से खेल रहे हैं। असल में जिन लोगों ने पूरे देश में आग लगाई है, उस आग को बुझाने का काम वही कर सकता है जो आग से खेल सकता है। और